हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडवांस बैंक मैनेजमेंट एबीएम जो सीआईबी का एक पेपर है उसमें से मॉड्यूल सी में से चैप्टर नंबर 18 का पार्ट थर्ड देखेंगे। पार्ट 1 और 2 हमने ऑलरेडी देख लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 18 में पढ़ना है क्या, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका पार्ट थर्ड देख रहे हैं हम लोग। तो यदि पार्ट 1 और 2 नहीं देखा आपने तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि कोई भी पार्ट जो है सो एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको पार्ट थर्ड। ठीक है, देखिए पार्ट 1 और 2 में जो हमने देखा था वो यहां तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट्स एंड रीअरेंजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये दो टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आपको पैसा तो देना नहीं है, आपको बस पैसे के बदले क्या करना है, लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आज हमें पढ़ना है वो क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। कैश का मतलब तो समझ ही रहे हैं, कैश है ना, मनी, कैश। फ्लो मीन्स क्या हो गया कि इसका नेट, कैश का जो फ्लो हो रहा है, मतलब कैश का जो बिजनेस में आना और बिजनेस में आना और बिजनेस से जाना, ये दोनों का जो नेट होता है उसे ही फ्लो कहा जाता है। ठीक है, तो कैश फ्लो मतलब समझ में आ गया कि जो कैश का आउटफ्लो, बिजनेस से आउटफ्लो और बिजनेस में आना इनफ्लो, उसका जो नेट होता है, कैश का जो नेट बैलेंस है उसे ही कैश फ्लो बोला जाता है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट मीन्स उसको बनाना कि किस प्रकार से बिजनेस में काम किया जा रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है, उस चीज को दिखाना। ठीक है, कि कैश किस तरह से बिजनेस में काम कर रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है, इनफ्लो कितना हो रहा है, उसका नेट क्या रहा, ये सारी चीजों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, यदि बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में जैसे लायबिलिटी हो गया, ये एसेट हो गया, तो यहां तो सब चीज लिखा हुआ रहता है, यहां भी लिखा हुआ रहता है सारा आइटम्स, यहां भी मान लीजिए कैश है करंट एसेट्स के रूप में। यहां पे बैलेंस शीट में तो होता ही है, फिर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? तो बैलेंस शीट में जो होता है वो एक टाइम पे, एक जैसे कि आपका फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है बैलेंस शीट, तो क्या है, उस डेट को पोजीशन बताता है कि पूरे बिजनेस में क्या पोजीशन है। ठीक है, असेट और लायबिलिटी का क्या पोजीशन है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता है कि कैश का जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, कैश का जो इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हुआ है, वो किस रूप में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज दिखाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों देखा जाता है, क्या जरूरत है देखने का, कैश कहां पे आ रहा है, कहां से जा रहा है, तो समझिए। मान लीजिए कि वो कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, और कंपनी ने प्रॉफिट भी दिखाई है, बहुत अच्छी, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है उन्होंने, लेकिन फिर भी वो जब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पूरा करने की बात आती है तो उसके पास कैश का रिक्वायरमेंट होता है, जो होता ही नहीं है कैश। ठीक है, तो वो भी क्या है, बिजनेस के लिए दिक्कत है, बैंक उस प्रकार की कंपनी को लोन नहीं देती है। तो ये देखना जरूरी होता है कि कैश का रिक्वायरमेंट यदि है तो उसको फुलफिल करने के लिए कैश बैलेंस उसके पास कितना है और किस प्रकार से कैश का फ्लो बिजनेस में हुआ है उसका। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैश का जो फ्लो दिखाने के लिए किसी फिक्स एसेट को उन्होंने बेच दिया है, फिक्स एसेट को बेच करके और कैश का फ्लो को दिखाया जा रहा है, तो भी दिक्कत है। तो इसलिए प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है जब भी आप लोन देते हैं कि कैश का जो फ्लो है वो किस प्रकार से रहा है बिजनेस में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेज द मूवमेंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। देखिए, कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों देखा जाएगा। कैश या कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है कि जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, चेक है, ड्राफ्ट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, कुछ गोल्ड वगैरह है, ये क्या है, कैश इक्विवेलेंट में आता है। तो कैश या कैश इक्विवेलेंट का जो फ्लो है उसको दिखाने के लिए क्या किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये बता दिया मैंने, कैश इक्विवेलेंट का ही कैश इक्विवेलेंट है। दैट कम्स इन, जो बिजनेस में आता है जिसे हम कैश इनफ्लो कहेंगे, एंड गो आउट, जो बिजनेस से बाहर जाता है जिसे कैश आउटफ्लो कहेंगे, ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी का, तो उसका जो नेट है ना, बिजनेस से बाहर जो गया और बिजनेस में जो आया, उसका जो नेट है, उसका जो मूवमेंट का नेट है, उसे ही दिखाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, कैश फ्लो इज द स्टेटमेंट सोज द नेट मूवमेंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, उसका नेट मूवमेंट को दिखाया जाता है। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है? चलिए देखिए, इट इज क्रिटिकल टू इवेल्युएट द
ability of an enterprise to generate cash and cash equivalents along with the timing and certainty of their generations। देखिए, बैलेंस शीट में तो सब चीज हमें पता चलता ही है कि इसका पोजीशंस क्या है, लेकिन उस समय किस तरह से फ्लो हुआ है वो नहीं देख पाते हैं उसमें बैलेंस शीट में। तो इसलिए कंपनी की क्या एबिलिटी है उसको तुरंत तो उस समय नहीं देखा जा सकता है, लेकिन उसका जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसलिए जो है सो उसकी क्या कैपेबिलिटी है इंटरप्राइजेज की, तो उसको देखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को मेनली हमें देखना होता है। समझ में आ गया? चलिए समझिए आगे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो इसका कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो मींस कहां से कैश आ रहा है, कहां कैश जा रहा है, इसके लिए जो कंपोनेंट्स है वो 3 पार्ट में बांटे गए हैं। जैसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो मींस क्या हो गया कि जो बिजनेस जिस चीज का प्रॉपर बिजनेस कंपनी कर रही है उसमें जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उस चीज को हम लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लो के रूप में देखते हैं। ठीक है, द प्रॉपर the operating activity on the cash flow statement includes any sources and usage of cash from business activity। जो बिजनेस किया जा रहा है जिस चीज का, उसमें जो जो सोर्स है और जो यूजेज है फंड्स का, उसका जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उसे दिखाया जाता है कहां पे? ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो हम लोग यदि कहेंगे, और यदि ये कैश इनफ्लो ज्यादा रहा मींस बिजनेस में कैश ज्यादा आ रहा है, और यदि कैश आउटफ्लो कम है, बिजनेस में कम कैश आउटफ्लो जा रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव रिजल्टेंट होगा और ये कंपनी के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि कैश का जो अवेलेबिलिटी है वो कंपनी के पास अच्छी खासी है। ठीक है, इन द केस ऑफ ट्रेडिंग और एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, अब मान लीजिए कोई कंपनी है वो काम ही कर रही है ट्रेडिंग का, और इन्वेस्टमेंट कंपनी है इन्वेस्टमेंट का ही काम कर रही है, तो रिसीट फ्रॉम द सेल्स ऑफ लोन्स दैट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जिस चीज का कंपनी काम करती है, जो काम कर रही है, उससे जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उसे दिखाया जाता है कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। अब यदि ट्रेडिंग कंपनी है या इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वहां पे क्या है? लोन्स, इक्विटी, डेट इक्विटी का ही काम किया जाएगा, तो ये सारे कहां आ जाएंगे? ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, दूसरा जो कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो। इन्वेस्टमेंट मींस क्या हो गया? कंपनी जब इन्वेस्ट करती है, फर्स्ट में आपने क्या देखा? ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मतलब उसका जो बिजनेस है, जो मेन बिजनेस है कंपनी का, उसके लिए जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आ गया। इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो मींस क्या हो गया? जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ना, जो नॉर्मल बिजनेस है उससे हट करके कंपनी जब कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो करती है तो वो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, देखिए, कैश रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस विच आर नॉट ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, जो मेन काम है कंपनी का, उससे ना करके कुछ हटके यदि कहीं से कैश आ रहा है और कैश जा रहा है तो वो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो में। ठीक है, इट इज इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म्स। ठीक है, बट दिस बट दिस डज नॉट इंक्लूड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इक्विटी कैपिटल एंड डेट। ठीक है, क्या आपने बोला कि जो नॉर्मल एक्टिविटी है उससे हटके जो काम किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, वहां से जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं या पैसे बाहर जा रहे हैं, वो जो कैश का फ्लो होगा वो इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो में होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इट इंक्लूड एनी सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कैश फ्रॉम कंपनीज इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा वहां से जो प्राप्त होगा वो सिर्फ उसमें लिया जाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और डेट कहां पे यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे बाइंग और सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट, कोई फिक्स एसेट है उसको बेच दी कंपनी ने या फिक्स एसेट खरीद ली कंपनी ने। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया गया है, वहां से पैसे आ रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम है, वहां से पैसे आ रहे हैं। ये तो नॉर्मल बिजनेस तो नहीं है कंपनी का, लेकिन यहां से पैसे क्या हो रहे हैं? प्राप्त हो रहे हैं। आप जैसे क्या करिए, आप फिक्स एसेट जैसे बेच दिए, कंपनी का काम तो फिक्स एसेट बेचने का नहीं है, कोई काम है, मान लीजिए कि फर्नीचर का काम है, फर्नीचर का काम कर रही है, लेकिन फिक्स एसेट जो उसका है उसी को ही बेच दी कंपनी ने, तो क्या है कि उसका नॉर्मल बिजनेस तो वो नहीं था, लेकिन फिर भी वहां से क्या है? कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो में आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए आपका फाइनेंसिंग कैश फ्लो क्या होता है।
तो फिनेंसिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि जहां से पैसे को जुगाड़ किया जाता है, ठीक है। तो समझिए, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्लूड द सोर्सेस ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टर एंड बैंक्स। बैंक से क्या किया है, या इन्वेस्टर से पैसे को लिया गया है बिजनेस में, ठीक है। एज वेल एज द वे वे कैश इज पेड टू शेयर होल्डर्स, और जब प्रॉफिट कमाती है तो शेयर होल्डर क्या किया जाता है, पैसा दिया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है ना। कैश ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इक्विटी कैपिटल एंड डेट, ठीक है। तो यहां पे डेट एंड इक्विटी कैपिटल इसका आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे फाइनेंसिंग का काम किया जा रहा है। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। दिस इंक्लूड एनी डिविडेंड पेमेंट्स फॉर स्टॉक रिपर्चेज एंड रीपेमेंट ऑफ डेट प्रिंसिपल्स लोन्स दैट आर मेड बाय द कंपनी। तो यहां जो पैसे को लिया गया था, उधार लिया गया था या शेयर होल्डर्स के द्वारा लगाया गया था, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी के लिए कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट शो किया जा रहा है वो फाइनेंसिंग कैश फ्लो का जो कंपोनेंट है उसमें से आएगा, ठीक है। आप देखिए, अब ये बताइए कि यूज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका यूज क्या है, क्यों बनाया जाता है, तो ये चीज तो समझ ही लिया आपने, लेकिन यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्पीक्स अबाउट द अलाइनमेंट बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट कैश फ्लो, कि कंपनी ने तो प्रॉफिट दिखा दी कि हाँ बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, लेकिन उसका कैश फ्लो कितना है तो उसे भी देखा जाता है कि इसका कैश फ्लो का क्या पोजीशन है, तो उस चीज को भी देखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्पीक्स अबाउट द डीपनेस ऑफ द पॉकेट ऑफ बिजनेस है, कि कितना बिजनेस के पास कैश की अवेलेबिलिटी है ताकि वो शॉर्ट टर्म्स जो उसकी लाइबिलिटी है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो इस चीज को भी देखा जाता है किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आगे है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट स्पीक्स अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ पास्ट असेसमेंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट, टाइमिंग, सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एंड देयरबाय provides insights into operational efficiency of the business during given period against the corresponding past period। फ्यूचर का कुछ असेस करना है, तो फ्यूचर का जो असेस करना है तो पास्ट का कैश फ्लो जो स्टेटमेंट रहा है वो किस प्रकार से रहा है, तो वो भी बताता है कि आगे जो फ्यूचर का कैश फ्लो उसका है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो ये भी इसमें क्या करता है, उसके लिए एक्यूरेट वैल्यू कुछ प्राप्त करने की कोशिश की जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा, कि फ्यूचर इसका रिक्वायरमेंट कितना क्या हो सकता है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्पीक्स अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इनकम अकाउंटेड एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब किसी ट्रांजेक्शन्स को नोट तो कर लिया जाता है लेकिन वो फाइनली रियलाइज नहीं होता है, ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग, कोई चीज का आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंड कर रहा है लेकिन वो पे नहीं किया गया है, तो वो क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत क्या किया जाता है कि उसको आउटस्टैंड सैलरी में रख लिया जाता है, बाद में पे किया जाता है। तो वही बोल रहा है कि यदि कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि कितना हद तक जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत जो आउटस्टैंडिंग है उसे पे करने की एबिलिटी कंपनी की होती है, तो ये चीज भी यहां पे दिख जाता है आपका। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्पीक्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इन टाइम अ स्पेसिफिक एंड श्योर कैश आउटफ्लो लाइक रिपेमेंट ऑफ एन एडहॉक लोन और रिटायरमेंट ऑफ यूजान्स एलसी एटसेट्रा। कोई एलसी है ना, यूजान्स एलसी, दो प्रकार का एलसी होता है, एक आपका डिमांड हो गया, एक यूजान्स हो गया। डिमांड मतलब तुरंत जब भी डिमांड किया जाएगा, यूजान्स मीन्स हो गया कि ये कुछ समय के बाद होता है, ठीक है। तो यूजान्स एलसी की बात करें या तो आपका एडहॉक लोन है ना, उसको उसके रिपेमेंट की बात करें, तो ये सारी चीजों को भी क्या वो कंपनी कर पाती है कि नहीं कर पाती है, इसके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर ढंग से बताता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने देख लिया क्या होता है कि कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो जो बिजनेस में होता है उसका जो नेट आपका स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो भी बिजनेस में सोर्सेस और यूजेज है, सोर्सेस मींस जहां से फंड्स को लाया गया है और यूजेज मींस जहां फंड को क्या क्या यूज किया जा रहा है, ठीक है। मींस असेट पार्ट को यूजेज कहेंगे और लायबिलिटी साइड को सोर्सेज कहेंगे, ठीक है।
तो उसका जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसका जो मतलब इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में, यदि दो डेट में हम डिफरेंट डिफरेंट डेट में देखें, तो जैसे मान लीजिए कि किसी एक डेट में आपने देखा, फिर दूसरे डेट में आपने देखा, तो वहां पे जो फंड का है ना, जो सोर्सेस और यूजेज जो फंड्स है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसे ही दिखाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में किस प्रकार से। अब बैलेंस शीट से ये कैसे अंतर है, तो बैलेंस शीट में एक डेट में पोजीशन बताया जाता है कि कितना असेट है और कितना लायबिलिटी है, लेकिन चेंज किस प्रकार से हुए हैं वो चीज नहीं बताया जाता है। वो चीज बताने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाता है। ठीक है, समझिए, ईच आइटम इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स आइदर सोर्सेस ऑफ फंड्स और यूजेज ऑफ फंड्स। मैंने बताया कि जैसे ये बैलेंस शीट आपका है, तो इधर लायबिलिटी साइड है आपका, इधर असेट साइड है, तो ये जो आपका सोर्सेस ऑफ फंड है वो लायबिलिटी साइड में आता है, और यूजेज ऑफ फंड जितने भी असेट साइड्स में होता है। तो सारे आइटम्स को किस में बांटा गया है, यूजेज ऑफ फंड्स या सोर्सेस ऑफ फंड में बांटे गए। ठीक है, all item on the liability side represents the funds provided to the enterprises, है ना, जो लायबिलिटी साइड में है कि जो कंपनी में फंड्स लाया गया है जहां से, वो क्या कहलाता है, वो आपका लायबिलिटी साइड हो गया। एंड ऑल आइटम ऑन द असेट साइड्स में जो भी आइटम्स है एक्सेप्ट कैश रिप्रेजेंट्स द यूज ऑफ फंड्स। यूज ऑफ फंड्स क्यों, क्योंकि उस फंड्स को यूज किया जाता है, असेट क्रिएट किया जाता है, तो वो यूजेज ऑफ फंड कहलाते हैं। अब इसमें एक्सेप्ट आपका कैश है, कैश एक्सेप्ट क्यों किया गया है, क्योंकि कैश जो है वो आपका फंड्स, वो आपका अनयूटिलाइज्ड पोर्शन होता है, जो आपका यूज नहीं होता है, उससे कुछ कैश कमा करके आपको नहीं देता है, इनकम जनरेट नहीं होता है, इसलिए उसको क्या किया गया है कि यूजेज ऑफ फंड्स में नहीं लिया जाता है। लेकिन यदि कैश का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उसे यूजेज ऑफ फंड में लिया जाएगा, और दोनों जो सोर्सेस ऑफ फंड है और जो आपका यूजेज ऑफ फंड है वो दोनों पार्ट आपके बराबर होंगे। ठीक है, देखिए, कैश इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स द अनयूटिलाइज्ड पोर्शंस ऑफ फंड्स अवेलेबल टू द इंटरप्राइज। अनयूटिलाइज्ड पोर्शन होता है यदि कैश आपका ज्यादा बिजनेस में पड़ा हुआ है तो। इफ कैश इज आल्सो परसीव्ड एज अ यूज ऑफ फंड, यदि इसे भी मान लिया जाता है कि यूज ऑफ फंड है, ये आपका बिजनेस में आपको कुछ कमा के दे रहा है, देन ऑल द यूजेज ऑफ फंड्स आर इक्वल टू द सोर्सेस ऑफ फंड्स। इस प्रकार से क्या हो जाता है, दोनों फिर बराबर होता है। ठीक है, देखिए, व्हेन वी कंपेयर टू बैलेंस शीट ऑफ डिफरेंट डेट, चेंज इन ईच आइटम और इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू आइटम। ठीक है, यदि दो डेट का हम देखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और तो उसमें देखते हैं कि कुछ आपका चेंज होता है आइटम्स में जो भी है उसमें, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड और यूजेज ऑफ फंड्स में। ठीक है, इन द बैलेंस शीट और लेटर डेट, दो डेट का यदि हम देखते हैं, तो एज कंपेयर टू दैट आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ अर्लियर डेट, मीन्स दो डेट का देखते हैं, पहले डेट का एक बाद का डेट का, विल रिप्रेजेंट आइदर एडिशन ऑफ फंड्स, या तो फंड्स का एडिशन हुआ हो उसमें, और एडिशनल यूज ऑफ फंड्स इन द इंटरवेनिंग पीरियड, या तो एडिशनल यूज किया गया, मींस सोर्सेस में उसका क्या है, इंक्रीज हुआ है। तो ये दो चीज को देखा जाता है कि उसमें यूज किया गया फंड्स को, या एडिशनल मींस क्या हो गया कि आइदर एडिशंस ऑफ फंड्स, मींस उसमें सोर्सेस ऑफ फंड्स को बढ़ाया गया है, या एडिशनल यूज ऑफ फंड्स, या फंड्स को यूज किया गया ज्यादा, ये चीज को दिखाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, जब दो डेट का हम लोग निकालते हैं तो। ठीक है, देखिए समझिए कि एनी इंक्रीज इन एनी आइटम ऑन द लायबिलिटी साइड मींस एडिशनल फंड्स अवेलेबल। देखिए, ये आपका असेट्स साइड हो गया, ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया बैलेंस शीट का। ठीक है, तो यदि आपने बाहर से फंड्स को मंगवाया है, यदि आपने लोन लिया है, तो आपका लायबिलिटी साइड बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे और क्या कह रहा है, एक तो ये हो गया, दूसरा केस क्या है कि प्लीज नोट दैट एडिशनल फंड्स आर आल्सो अवेलेबल। एडिशनल जो फंड्स है वो भी अवेलेबल हो सकते हैं, डिक्रीज इन एनी आइटम ऑन द असेट साइड्स। असेट साइड्स में यदि कोई आइटम आपका डिक्रीज हुआ है, मान लो फिक्स असेट्स को आपने क्या किया, बेच दिया, तो फिक्स असेट को बेचिए तो क्या है कि आपका फंड्स वहां से भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है सोर्सेस और यूजेज में, उसका स्टेटमेंट को बनाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, सिमिलरली एनी
any increase in any items on the asset sides और decrease in any item on the liability side means additional use of funds। आपका क्या है, एडिशनल फंड्स को ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, आपका ज्यादा यूज हो जाता है फंड्स का। ये दोनों डिफरेंस जो देखा जाएगा ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखा जाता है। समझ में आ गया? ध्यान से आप समझिएगा कि असेट और लायबिलिटी में आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों पोर्शन जो होता है लायबिलिटी साइड का और असेट साइड का बराबर होता है। यदि आप एक साइड को मान लीजिए कि यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड्स को बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका क्या है, असेट साइड्स भी बढ़ेगा, क्योंकि यदि बिजनेस में आपने पैसा लाया है तो उस पैसे को यूज करके आप क्या करेंगे, फिक्स असेट को खरीदेंगे या बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लायबिलिटी यदि बढ़ रहा है तो असेट साइड्स भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ एक चीज को आपने क्या किया है, फिक्स असेट्स को आपने सेल कर दिया है, तो आपका कैश का अमाउंट बढ़ जाएगा, मींस क्या गया, जो आपके पास फंड्स अवेलेबल है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चेंजेस होते हैं और इसी चेंजेस को दिखाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। समझ में आ गया? तो वही चीज यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ दीज एडिशनल सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एडिशनल यूजेज ऑफ फंड्स इज कॉल्ड द फंड फ्लो स्टेटमेंट बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट। दो डेट में अलग अलग यदि हम देखेंगे तो उसे ही क्या बोला जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है, कि किस प्रकार से जो आइटम्स है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे इसमें हम समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, कि बैलेंस शीट की बात करें और फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही बात की जाती है किस चीज की, असेट्स की और लायबिलिटी की, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बैलेंस शीट की बात करें तो इट इज द लिस्ट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम। एक किसी खास समय में, है ना, मान लीजिए 31 मार्च को यदि बनाया जा रहा है बैलेंस शीट, तो उस डेट को देखा जाएगा कि क्या पोजीशन है असेट और लायबिलिटी का। लेकिन इधर आइए, it is a statement of changes in assets and liability during an accounting period। किसी दो डेट के बीच में, मान लीजिए कि आपका एक फाइनेंशियल ईयर था और उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो दोनों का डिफरेंस यदि हम देखेंगे तो वो देखा जाएगा आपका किसमें, फंड फ्लो स्टेटमेंट में, कि कितने चेंज हुए हैं उसके असेट्स और लायबिलिटीज में, ठीक है। इट इज स्टैटिक इन नेचर, ये स्टैटिक होता है, मींस क्या है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में देख रहे हैं तो वो स्थिर है, स्टैटिक है, लेकिन ये डायनेमिक होता है क्योंकि दो डेट के बीच में डिफरेंस को देखा जाता है कि असेट और लायबिलिटी का क्या इसका चेंजेस रहे हैं, ठीक है। इसमें फिर कह रहा है कि इट इज कंपल्सरी एंड इन केस ऑफ कंपनीज प्रिफर्ड इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, ये कंपल्सरी होता है निकालने का, सब कंपनी के लिए बनाना, ठीक है, क्या बैलेंस शीट। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में इट इज नॉट कंपल्सरी एंड देयर इज नो एनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर इट। इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट भी नहीं है और ये कंपल्सरी वैसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा मांगा जाता है, ऐसा देखने के लिए कि उसका क्या एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस हुए हैं इसके लिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। प्रोजेक्टेड मींस क्या हो गया, कि प्रोजेक्टेड मींस हो गया कि यदि हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है उसके आधार पे हम उसे क्या करते हैं, एनालाइज करके आगे हम उसे कोशिश करते हैं कि क्या उसका प्रोजेक्टेड होना चाहिए, आगे उस चीज को देखा जाता है किसमें, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। समझिए, एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फॉर द पास्ट पीरियड। एक्चुअल क्या होता है कि मान लीजिए कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी के द्वारा दिया गया है पिछले साल का, ठीक है, वो एक्चुअल है, एंड एनालिसिस ऑफ दिस गिव्स द वेरी यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बैंकर। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उस तरह से प्राप्त होता है जो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे। बट फॉर असेसिंग द नीड ऑफ बैंक क्रेडिट एंड टू एग्जामिन द viability of the activity it is necessary to anticipate the financial positions of enterprises in future। लेकिन पास्ट में तो ठीक है, मान लीजिए अभी कोई कंपनी आपके पास गई है ना, लोन लेने के लिए, तो अभी आपने देखा उसका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, ठीक है, पिछले साल का, लेकिन आगे क्या उसी तरह से काम कंपनी करेगी, उसका क्या संभावना है ना, उसकी वायबिलिटी कितनी है बिजनेस की, है ना। तो इस चीज को असेस करने के लिए क्या है, प्रोजेक्शंस लगाया जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, फॉर असेसिंग द वर्किंग कैपिटल नीड्स, कि कितना वर्किंग कैपिटल उसको चाहिए अगले साल, है ना, कितना देना पड़ेगा। द स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द लास्ट ईयर विल नॉट एडिक्वेट, ठीक है। वर्किंग कैपिटल किसी को देना है तो लास्ट ईयर में जो आपका था उसका जो असेट एंड लायबिलिटी देखा जा रहा है वो उतना एडिक्वेट नहीं है कि उसके आधार पे हम क्या करें, दे दें उसको, वर्किंग कैपिटल जो नीड्स है उसको प्रोवाइड कर दें। वी विल हैव टू एंटिसिपेट द लेवल ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द करेंट ईयर्स एंड अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट द लेवल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी टू अराइव एट द
need of banks loans also in the case of new enterprises where no financial statement are available। जहां कोई नया इंटरप्राइज है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं, काम ही शुरू नहीं किया है उन्होंने, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बनाया ही नहीं है। It become necessary to decide on a level of activity and accordingly prepare projected financial statement। किस प्रकार का वो काम कर रही है कंपनी, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन उसका क्या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। जनरली इन केस ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेज, छोटी कंपनी है, वेयर एडिक्वेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज मे नॉट बी अवेलेबल, जहां नहीं उस तरह से प्राप्त हो पाता है, द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर आर प्रिपेयर्ड बाय द बैंक बाय इंटरव्यूइंग द कंसर्न पर्सन। उसका इंटरव्यू लेकर के किस प्रकार से वो करेंगे, क्या करेंगे, उसके आधार पे भी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाला जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ टर्म लोन फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एक्सपेंशन, कोई नया प्रोजेक्ट है उसका बनाया जा रहा है या एक्सपेंशन किया जा रहा है, ठीक है, तो टर्म लोन के केस में द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ बैंक लोन टू एस्टैब्लिश द वायबिलिटी ऑफ ऑपरेशनल एज ऑल्सो टू डिटरमाइन द डिसबर्समेंट एंड रिपेमेंट शेड्यूल, है ना, रिपेमेंट शेड्यूल उसका डिसबर्समेंट के लिए, ये सारी चीजों को चेक करने के लिए क्या है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है उसका। Whenever the projected financial statements are submitted by the borrower, ठीक है, these are critically examined for their reasonability and if projections are considered to be unreasonable, ठीक है, यदि अनरीजनेबल उसका प्रोजेक्शंस किया गया है, the matter is discussed with the borrower and suitable consensus arrived at। अब देखिए पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बैंकर्स, क्या पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज किया जाता है, उसका क्या पर्पस है, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशंस, क्या परफॉर्मेंस उसका रहा है लास्ट ईयर में और क्या उसका फाइनेंशियल पोजीशंस है, ये देखने के लिए एनालाइज किया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्शंस ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, आगे उसका किस प्रकार का परफॉर्मेंस रह सकता है, ठीक है, उसका प्रोजेक्शंस किया जाता है। डिटेक्टिंग डेंजर सिग्नल, कोई ऐसा सिग्नल्स तो नहीं दिख रहा है जो कि घातक हो सकता है आगे चल करके, ये सारी चीजों को देखने के लिए क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट, जो क्रेडिट का रिक्वायरमेंट है, जो लोन करना है बैंकर को, वो कितना जरूरत है उस बिजनेस के लिए, ये भी असेस किया जाता है। एग्जामिन फंड फ्लो, फंड फ्लो कहां से फंड का उसका जो है सो किस प्रकार से फ्लो हो रहा है ना, जो असेट और लायबिलिटी का पार्ट है वो किस प्रकार से उसका फ्लो हो रहा है, उस चीज को भी देखने के लिए। और फिर क्रॉस चेकिंग, जो बोरोवर्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको क्रॉस चेकिंग भी किया जाता है कि किस प्रकार से होना चाहिए और क्या उसमें है, तो ये एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, है ना, ये बैंकर्स के द्वारा। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये आपका कैश फ्लो एंड फंड फ्लो का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं ये आपका है रीअरेंजिंग। रीअरेंजिंग क्या, रीअरेंजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनालिसिस। अब जो आपका जैसे कंपनी की बात करें तो उसमें एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, चाहे बैलेंस शीट की बात करें या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की बात करें, बहुत सारे उसमें आइटम्स होते हैं। लेकिन बैंकर अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं कि रीअरेंज करते हैं, जो असेट एंड लायबिलिटी जो दिया रहता है उसको रिग्रुप करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो उसे आसानी से क्या है कि वो अपना जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसे फाइंड आउट कर पाते हैं। जैसे ये एक आपका लायबिलिटी साइड में रखते हैं जिसे सोर्स ऑफ फंड, ये बार बार बता रहा हूं कि जो लायबिलिटी साइड है उसे सोर्स ऑफ फंड बोला जाता है। सोर्स ऑफ फंड्स क्यों, क्योंकि यहां से सोर्सेज जो है फंड्स को जो इकट्ठा करने का जो सोर्सेज है वो आपका लायबिलिटी साइड में देखा जाता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट साइड है ये असेट साइड है जिसे यूजेज ऑफ फंड्स कहते हैं। मतलब असेट्स मतलब क्या है, जो फंड्स को यूज किया गया है बिजनेस में, है ना, जैसे कुछ मशीनरी खरीदी गई है, लैंड खरीदी गई है, मतलब फिक्स असेट हो गया। फिर करंट असेट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि यूज किया जा रहा है फंड्स को, इसलिए आपका यूजेज ऑफ फंड्स बोला जाता है। तो लायबिलिटी साइड्स को सोर्सेज ऑफ फंड और एसेट साइड्स को यूजेज ऑफ फंड्स बोला जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, रीअरेंज करने के लिए क्या किया कि लायबिलिटी साइड को लिया और असेट साइड्स को ले लिया। अब इसमें से लायबिलिटी साइड में से हम देख रहे हैं क्या आएगा, नेटवर्थ, है ना। अब नेटवर्थ देखिए, तीन चीज को आप याद रखिए, एक आपका है नेटवर्थ, एक तो अभी आपने जो अभी यहां देखा नेटवर्थ, ठीक है।
दूसरा वर्ड आप याद रखिए, नेट वर्किंग कैपिटल, जिसे NWC भी कहते हैं, और एक होता है वर्किंग कैपिटल। बहुत कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आपको हो रहा होगा ये तीन वर्ड में से, आज क्लियर हो जाएगा। नेटवर्थ अलग चीज है, नेट वर्किंग कैपिटल अलग चीज है, और वर्किंग कैपिटल अलग चीज है। ये तीनों चीज अभी मैं समझाने वाला हूं आपको। तो यहां समझिए पहले कि लायबिलिटी साइड की यदि बात करें तो इसमें क्या क्या हम लेते हैं, नेटवर्थ लेते हैं। नेटवर्थ, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो शेयर होल्डर्स या ओनर्स का जो फंड है, यदि हम प्रोप्राइटरशिप की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, तो वहां पे जो फंड लगाया जाता है उसे बोला जाता है ओनर्स फंड। लेकिन यदि कंपनी का केस है तो वहां पे शेयर होल्डर्स का फंड होता है, क्योंकि वहां जो भी है शेयर इशू किया जाता है, वहां से जो फंड होते हैं वो शेयर होल्डर्स फंड बोले जाते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स का फंड है या तो ओनर्स का फंड है, वही आपका नेटवर्थ कहलाता है। समझ में आ रहा है? और इस नेटवर्थ में यदि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने के बाद यदि कुछ आइटम्स है, मतलब प्रॉफिट होने के बाद जो आपका वैल्यू है उसमें ऐड कर लिया जाता है, यदि लॉस है तो उस वैल्यू को फिर इसमें माइनस किया जाता है। समझ में आ गया? तो नेट वर्थ आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि जो कंपनी के द्वारा, है ना, यदि शेयर होल्डर्स है या पार्टनरशिप है, कोई फर्म है, उसके द्वारा खुद का जो पैसा लगा हुआ बिजनेस में, वही नेटवर्थ कहलाता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया खुद का फंड। लेकिन बाकी जो बच गए दो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, प्रोविजंस, प्रोविजंस तो यहां शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यहां भी आ सकता है, प्रोविजंस आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस यहां भी आ सकता है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ये भी आपका लायबिलिटीज है, लेकिन ये कैसा है, ये ऑनर्स का नहीं है, ये आउटसाइड से जो पैसे को ये किया गया है ना, उसे हम कहेंगे क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया? तो क्या अभी तक समझा आपने? ये जो फंड होता है नेटवर्थ, ये खुद का फंड होता है ना, बिजनेस में कंपनी का, या तो आप कह सकते हैं कि ऑनर्स का। लेकिन बाकी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी है, ये बाहर का फंड होता है, ठीक है। अब देखिए, असेट साइड्स की बात करें तो असेट साइड्स में क्या है कि फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट असेट और करंट असेट, इस रूप में हम रीअरेंज कर लेते हैं ताकि डेटा को एनालाइज करना आसान हो। यहां पे फिक्स असेट को हम नॉन करंट असेट भी बोल सकते हैं, तो इसको दो भाग में सिर्फ हम बांट सकते हैं कि नॉन करंट असेट और करंट असेट। तो नॉन करंट असेट मतलब जो करंट असेट नहीं है, तो फिक्स असेट भी इसी का पार्ट हो जाएगा। हालांकि इसको सुविधा के लिए हम अलग से फिक्स असेट को लिखते हैं। तो फिक्स असेट, नॉन करंट असेट और करंट असेट, ठीक है। ये इस प्रकार से डेटा को हम क्या करते हैं, रीग्रुप करते हैं, रीअरेंज करते हैं एनालाइज करने के लिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अभी जो मैंने बताया था आपको कि यहां पे तीन चीज मैं बताने वाला हूं, वो क्या है। नेटवर्थ आपने समझ लिया कि जो आपका ओनर्स का खुद का फंड होता है उसे नेटवर्थ कहते हैं। अब देखिए, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, पहले इसको समझिए। तो जो करंट असेट है ना, वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे जो काम किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, उसको पूरा करने के लिए, है ना, उसके पास जो करंट असेट होता है ना, करंट असेट या करंट इक्विवेलेंट, सॉरी, कैश या कैश इक्विवेलेंट, ये सारी चीजें क्या है, करंट असेट्स है ना। इसके अलावा भी डेटर्स वगैरह क्या है, करंट असेट्स है। तो जो करंट असेट्स है कंपनी का, वही आपका कहलाता है वर्किंग कैपिटल। करंट असेट, वर्किंग कैपिटल, क्यों? क्योंकि डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो काम किया जाता है, जिस फंड का यूज किया जाता है, वही आपका वर्किंग कैपिटल मींस वर्किंग, जो काम को वर्क करने के लिए जो कैपिटल है, वही वर्किंग कैपिटल है डे टू डे के लिए, ठीक है। लेकिन अब NWC क्या होता है, समझिए। यदि करंट असेट की बात करें तो ये आपका वर्किंग कैपिटल हो गया, इसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन ये करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी के पार्ट को यदि माइनस कर देंगे आप, तो जो बचेगा पार्ट, वही आपका नेट वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। समझ में आ गया? तीनों वर्ड्स क्लियर हो गया। नेटवर्थ क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। सपोज करिए कि यहां पे आपका जो करंट असेट है 100 रुपीज है ना, मानते हैं। तो 100 रुपीज है, ये आपका क्या कहलाता, ये आपका कहलाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, सिर्फ आप कह सकते हैं, ठीक है। ये कि इतना जो है सो पैसा आपके पास है काम करने के लिए डे टू डे में, ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन पता चल रहा है कि 100 रुपया तो आपका करंट असेट है, और 90 रुपीज जो है वो क्या है, लायबिलिटी भी है, आपने लिया है दूसरों से जो तुरंत देना है ना, ठीक है। तो ये लायबिलिटी को यदि माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब आपके पास ओनली 10 रुपीज जो बच रहे हैं, वो नेट वर्किंग कैपिटल बच रहे हैं। कितना बच रहे हैं, 10 रुपीज। नेट वर्किंग कैपिटल आपका ये हो गया। तो समझ में आ गया ये पार्ट।
ये पार्ट यदि समझ में आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, ये अभी क्या देखा था हमने, बैलेंस शीट को रीअरेंज करने का। ये अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे रीअरेंज करेंगे और उसे कैसे हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको देखिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है कि यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो ग्रॉस सेल हम देखते हैं। ग्रॉस सेल क्या है कि जहां पे जो चीज के लिए कंपनी काम कर रही है, जिस चीज का, है ना, तो उसको सेल कर रही है जो चीज, तो वहां से जो सेल किया जा रहा है, तो वो जो सेल का पार्ट है उसको मान लीजिए ये ग्रॉस सेल है, टोटल सेल जो है। ठीक है, टोटल सेल है वो ग्रॉस सेल है। अब सेल जब किया जा रहा है तो उसमें कुछ टैक्स भी उसे पे करना पड़ रहा है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स, यहां पे अभी डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं करें, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, ये क्या है, पे करना पड़ रहा है। तो उसे भी यदि माइनस कर देंगे हम, तो नेट सेल आपका निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, नेट सेल निकल जाएगा। 1 - 2 करेंगे तो नेट सेल आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इतना सेल करी है कंपनी इनडायरेक्ट टैक्स को देने के बाद। अब आगे फिर से हम निकालना चाहेंगे प्रॉफिट। एक्चुअली क्या है, फाइनली हमें प्रॉफिट तक पहुंचना है। हमें कहां पहुंचना है, प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो किस तरह से पहुंचेंगे उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ग्रॉस सेल में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया तो नेट सेल निकल गया आपका। अब नेट सेल जो किया गया है, तो इसमें तो कुछ खर्चा भी तो होगा कंपनी का। सामान जो खरीदा गया, गुड्स जो खरीदा गया, उसका खर्चा भी तो लगा होगा। तो सबसे उसके बाद फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सेल किया गया है, गुड्स को जो सेल किया गया है, उसका कितना कॉस्ट था, यदि हम उस चीज को निकाल दें और उस चीज को हम माइनस कर दें इस सेल में, तो क्या निकल जाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना। मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपए का सेल किया, और जो 100 रुपए का सेल किया, लेकिन उसका गुड्स का जो प्राइस था वो 80 रुपीज का था। इसका मतलब इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 100 - 80 = 20, 20 रुपीज का क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, नेट प्रॉफिट नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है, क्योंकि ये तो गुड्स को जो सेल, गुड्स का जो प्राइस था उसको सिर्फ हम माइनस किए हैं सेल में। आगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यदि माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या, जो आप जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो खर्चे और पड़ रहे हैं, उसके अलावा, है ना, गुड्स को परचेज किया, उसके अलावा भी तो खर्च और भी बहुत सारे बिजनेस में हो रहे हैं। तो उस खर्चेज को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है, जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है, तो उसको सिर्फ माइनस यदि हम कर देंगे तो आपका निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसा निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किसको माइनस करने के बाद, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अच्छा ये बताइए, यहां तक आपने क्या समझा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका निकला है। कंपनी को कहीं दूसरी जगह से भी तो हो सकता है कि इनकम आ रहा होगा, जैसे पहले कहीं इन्वेस्ट किया है उन्होंने, वहां से उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, डिविडेंड मिल रहा है। तो वो चीज को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये कैसे निकला बता रहा हूं, देखिए। कहने का मतलब है कि जो बिजनेस से कंसर्न है उसका जो खर्च है उसको माइनस कर देने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। ये पार्ट आपको समझ आ गया। अब कुछ और भी इनकम कंपनी को मिल रहा है कहीं दूसरे जगह से, जो उसका मेन वर्क नहीं है वहां से, ठीक है, तो उसको ऐड करने के बाद हमें प्राप्त हो जाता है प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट जो होता है वो इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट है। कैसा है, इंटरेस्ट और टैक्स अभी नहीं दिए हैं, उसके पहले का टैक्स, सॉरी, प्रॉफिट यहां पे प्राप्त हो जाता है। कैसे कि एक तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकला, उसमें से जो इनकम, अदर इनकम मिल रहा है उसे अब ऐड कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट निकल गया। लेकिन ये प्रॉफिट अभी भी जो निकला है वो इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले। इंटरेस्ट कौन सा, कहीं से लोन लिया है वहां से इंटरेस्ट आपको पे करना है, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। अब इंटरेस्ट पार्ट भी यदि हम माइनस कर देते हैं इस प्रॉफिट में, तो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका मतलब इंटरेस्ट तो दे दिया लेकिन अभी भी टैक्स नहीं दिया, तो बिफोर टैक्स का ये पार्ट आपका निकल गया प्रॉफिट का, ठीक है, टैक्स देने से पहले का। अब यदि आप टैक्स भी दे देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे देते हैं, तो आपका अब जो निकला वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनली आपका निकल करके आ गया। क्या निकला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब कि ये आपका प्योर प्रॉफिट हो गया। ये कैसा प्रॉफिट हो गया, प्योर प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल गया। और यही जो है, जो प्रॉफिट को कंपनी रखेगी और कुछ प्रॉफिट को जो हुआ उसमें डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स में बांट देगी। उसके बाद जिस प्रॉफिट को रख लिया जाता है सब चीज करने के बाद, बांटने के बाद, ये आपका रिटेन्ड प्रॉफिट कहलाता है। ये फाइनली कंपनी क्या करती है, अपने पास रख करके, और ये जो आपका
यदि कैपिटल के हैं तो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पार्ट में देखिए ये क्या पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। तो यहां जैसे अभी पढ़ा ना कॉस्ट ऑफ गुड, कि कॉस्ट ऑफ गुड को यहां पे जो यूज किया गया है ये पार्ट को, तो कॉस्ट ऑफ गुड निकाला कैसे जाता है ना, क्या क्या चीज लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड मतलब कि जो सेल किया गया है, जो सेल किया गया है गुड्स को, है ना, उसका कितना कॉस्ट पड़ा था कंपनी को। तो उसको निकालने के लिए देखिए ये क्या करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल जो लगा था उसका जो कॉस्ट है उसको ऐड करेंगे, है ना। पावर एंड फ्यूल मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं उस चीज को बनाने में, जिस चीज का काम कर रही है कंपनी, तो पावर एंड फ्यूल जो है ना, उसका जो खर्च है वो चीज होगा। डायरेक्ट लेबर का जो चार्जेज है वो चीज भी ऐड किया जाएगा। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कुछ है उस चीज को ऐड किया जाएगा, है ना, सारे खर्चे। डेप्रिसिएशंस हो रहे हैं, है ना, डेप्रिसिएशंस भी तो ऐड किए जाते हैं, तो डेप्रिसिएशंस भी होंगे। उसके बाद हम टोटल देखेंगे कितना खर्च हमारा पड़ रहा है, वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कंपनी के पास कोई ओपनिंग स्टॉक था उसे हम ऐड करेंगे, और जो लास्ट में बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक्स उसे माइनस कर देंगे, तो फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहें इसे या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहें, ठीक है, कि इतना कॉस्ट पड़ रहा है जो गुड्स को सेल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए इसलिए रीअरेंज किया जाता है बैंकर्स के द्वारा, इसलिए रीअरेंज किया जाता है ताकि आसानी में जो जो चीजों को जरूरत है बैंकों को, है ना, बैंक वाले को, उस चीज को वो आराम से यहाँ पे क्या कर से उसे फाइंड आउट कर पाए। तो फ्रेंड्स इस तरह से कंप्लीट होता है आज का वीडियो। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यदि है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं तो आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।